तो कक्षा 9 का शुरुआत आज से कर रहे हैं वैभव से। कक्षा 9 यूपी बोर्ड का है। कक्षा 9 में पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। नंबर्स मोटी मोटा तीन तरीके के होते हैं। नंबर्स मोटी मोटा तीन तरीके के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या, एक होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या तो चैप्टर ही है, तो इसको विस्तार से देखेंगे। थोड़ा थोड़ा अवास्तविक और सम्मिश्र देख लें। अवास्तविक मतलब ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय संख्या है, या कह लें जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या में आएगी। अवास्तविक संख्या मतलब कोई अगर इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है और अंडर रूट में -1, यानी कोई ऋणात्मक संख्या जो अंडर रूट में लिखी हुई है वो अवास्तविक संख्या होगी। जैसे √-1 और √-2, √-4, कुछ भी, ये सारी अवास्तविक संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्या जिसमें एक पूर्णांक किसी दूसरे अवास्तविक संख्या से धन या ऋण के माध्यम से जुड़ी होती है। यानी सम्मिश्र संख्या में दो चीज होगा। सम्मिश्र मतलब मिला हुआ, सम्मिश्र दो चीजें मिली हुई हैं। कौन सी दो चीजें मिली हुई हैं? एक पूर्णांक मिला हुआ है और एक अवास्तविक संख्या मिली हुई है। अवास्तविक संख्या मिली हुई, ठीक ना। पूर्णांक और अवास्तविक संख्या के मिश्रण से सम्मिश्र संख्या मिलती है। और ये दोनों मिलेंगे किससे? प्लस या तो माइनस से मिलेंगे। यानी कि कक्षाओं में ये सब चीज नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बेसिक जानकारी है। अवास्तविक संख्या जो रूट में माइनस में लिखी हुई है वो सब अवास्तविक संख्या है। सम्मिश्र संख्या जो अवास्तविक संख्या में कोई पूर्णांक प्लस या माइनस से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो कि 3 प्लस रूट में -2, मान लो ऐसे है। तो इसमें एक अवास्तविक संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है जो कि किसी चिन्ह के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो ये हो गया सम्मिश्र संख्या। इसको कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है विस्तार से, सम्मिश्र संख्याओं को, अवास्तविक संख्याओं को भी थोड़ा मोड़ा। लेकिन कक्षाओं में पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो एक बेसिक परिचय लेते हैं जो कि कक्षाओं में लिखा भी हुआ है। इटली के ITALY, इटली के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था पियानो। ठीक ना, या बोल रहे पियानो। ये गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने प्राकृत संख्याओं संबंधित कुछ अभिगृहित दिए थे, यानी नेचुरल नंबर संबंधित कुछ बातें बताए थे। नेचुरल नंबर संबंधित कुछ बातें बताए थे। कौन सी बातें थी नेचुरल नंबर संबंधित? ये बातें थी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यानी 1 से प्रारंभ होता है। ये बताया था इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक सक्सेसर होता है, यानी एक उत्तरोत्तर संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक उत्तरोत्तर संख्या होती है। उत्तरोत्तर संख्या यानी कि सक्सेसर नंबर, SUCCESSOR होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक उत्तरोत्तर संख्या होती है। इसका मतलब ये कि 5 भी एक प्राकृतिक संख्या है, इसका उत्तरोत्तर मतलब कि 1, 6। उत्तरोत्तर संख्या मतलब कि उसके अगली संख्या। कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी उसका अगली संख्या कुछ ना कुछ होबे करेगा। तो वही है, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लो n है तो इसका उत्तरोत्तर संख्या क्या होगा? n+1। इफ एनी नंबर n इज ए नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर? n+1। यदि n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत, मिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, कोई भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या ही होगी। उसका सक्सेसर क्या होगा? उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वही उसका सक्सेसर होगा। और तीसरा इन्होंने क्या बताया था? तीसरा ये बताया था कि प्रत्येक संख्या का सक्सेसर उससे बड़ी संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक संख्या का सक्सेसर उससे बड़ी संख्या होती है, यानी कि n जो होगा
वो छोटा होगा n+1 से, है ना। जी। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का सक्सेसर जो होगा, यानी सक्सेसर मतलब n+1, वो उस सक्सेसर से छोटा होगा। ये जो 2-3 बातें इन्होंने बताई थी, इसको बोलते हैं अभिगृहित। क्या बोलते हैं? अभिगृहित। 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 अभिगृहित को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियोम। क्या बोलते हैं? एक्सियोम। ठीक है। अब अभिगृहित क्या होता है? अभिगृहित तर्कशास्त्र में, तर्कशास्त्र होता है एक, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक में अभिगृहित की परिभाषा क्या बताई गई है, या तर्कशास्त्र को अभिगृहित भी कह सकते हैं। यही कहें कि तर्कशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र होता है, वैसे एक तर्कशास्त्र होता है। तर्कशास्त्र में अभिगृहित की परिभाषा बताई गई है जो पहले से ही स्थापित विधि है, या कोई पहले से स्थापित सत्य है। जैसे मान लो कि सूरज जो है एस फॉर सन, वो पूरब से निकलता है। ये प्राकृतिक रूप से स्थापित सत्य है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सूरज वहीं से निकलता है, यह स्थापित सत्य है। अब सवेरे सवेरे लल्लन उठ के कहा है कि सूरज पूरब से निकलता है, दुनिया जाना से सूरज पूरब से निकलता है। जब से सूरज बना बाटे, अगर एक कीट भी आए हुए तो जान बाटे हाँ यहीं से रोज निकला था सूरज। तो स्थापित सत्य है, यानी एक ऐसा सत्य जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सर्वमान्य है, सर्व स्वीकार्य है, उसको बोलते हैं अभिगृहित। यानी ये चीज़ें जो हैं इनको अभिगृहित भी बोलते हैं। यानी क्या हमें ये नहीं पता है कि प्रत्येक संख्या का एक सक्सेसर हो सकता है? पता है। क्या हमें ये नहीं पता है कि प्रत्येक संख्या का जो सक्सेसर है वो जिस संख्या का सक्सेसर निकाला जा रहा है उससे बड़ा होता है? पता है। 5 और 6 में 6 बड़ा है, ये तो पता ही है। तो इन्हीं चीज को बोलते हैं अभिगृहित। तो इस अभिगृहित, जो ये 2-3 अभिगृहित दिए थे, इसको किसने दिया था? पियानो नाम के गणितज्ञ थे, इटली के गणितज्ञ थे, जो कि इटली के थे। इन्होंने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं संबंधित कुछ अभिगृहित यानी एक्सियोम दिए थे, जो कि ये थे। और वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या दरअसल 4-5 प्रकार की संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्या होती है 4-5 प्रकार की संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ सम काइंड्स ऑफ नंबर्स बोलेगा। अब वास्तविक संख्या किन किन नंबरों का समुच्चय होता है उसको भी देखें। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, ये किन किन संख्याओं का समुच्चय होता है? सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा पूर्ण संख्या, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तीसरा पूर्णांक, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तीसरा परमेय संख्या, यानी एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। और पांचवा अपरिमेय संख्या, यानी एवरी इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यानी कोई अगर पूछे भैया वास्तविक संख्या क्या है, तो बताओ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल सी परिभाषा। अब एक एक करके समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है। इन पांचों को थोड़ा थोड़ा एक मिनट में समझ लें तो वो सारी चीज़ें जो आएंगी वो सारी हो जाएंगी अपने वास्तविक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, इससे संबंधित कुछ बातें पहले बताए थे, जो कि पियानो नाम के साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, इटली के थे। उन्होंने 3-4 अभिगृहित दिए थे। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 6 7 जाती जाएगी, ठीक ना। कहाँ रुकेगी नहीं पता। मान लो हम रोक दिए मिलियन पे, मिलियन मतलब 10 लाख या 1 करोड़ पे मान लो रोक दिया, तो 1 करोड़ का भी एक सक्सेसर हो सकता है ना।
1 करोड़ का भी एक सक्सेसर हो सकता है, यानी इसके आगे वाली संख्या में निकलती चली जाएगी ऐसे। तो प्राकृतिक संख्या का जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमें नहीं पता, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, सिंपल सी है, यानी द नंबर या द सेट ऑफ नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स टू पता नहीं कहाँ खत्म होता है पता नहीं, उस संख्याओं के समुच्चय को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, n, है ना, यानी कि n बराबर ऐसे मझले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बंद कर देंगे। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। सीधा सीधा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होता है, इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। इससे हमें 2-3 निष्कर्ष निकलेंगे क्या, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी होती है, 1 होती है जी, है ना। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड, पता नहीं, फाउंड यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जी, जैसे कभी कभी मोबाइल या कंप्यूटर में चलाते हैं, उसमें लिखा होता है 144 ऐसे करके, या डाटा नॉट फाउंड लिख के आ जाता है ना। कभी कभी इंटरनेट पे चेक करो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपका अगर फॉर्म रजिस्टर नहीं हुआ है उसमें, तो उसमें लिख के आ जाएगा डाटा नॉट फाउंड। ऐसे ही प्राकृतिक संख्या की जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, उस डाटा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी फाउंड। 2 निष्कर्ष से निकल गया। और तीसरा निष्कर्ष पहले से निकला हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक सक्सेसर होता है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ ए सक्सेसर। जी, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, इसको n से डिनोट करते हैं। इस तरह अगर लिखा गया है, इसका मतलब ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर इस तरह कहीं लिखा हुआ है तो। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर। होल मतलब होता है पूरा, वो होल HOLE वाला नहीं है, इसका मतलब छेद। HOLE मतलब होता है पूर्ण, पूरा, होल। तो होल में कौन कौन सी हो जाएंगे, एक तो नेचुरल नंबर होगा, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और इसमें 0 भी हो जाएगा, यानी 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है। जी, इसका मतलब, और पूर्ण संख्या को किससे दिखाएंगे हम, W से दिखाएंगे। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है कि ए सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड्स 0 एज वेल एज ऑल नेचुरल नंबर। यानी पूर्ण संख्या भी संख्याएं होती हैं जिसमें 0 भी होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं सारी होती हैं, जी, वो 0 पूर्ण संख्याएं होती हैं। इससे 2-3 निष्कर्ष क्या निकलेंगे, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, नॉट बी फाउंड, प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिंपल लिखा। तो हो गया पूर्ण संख्या। जी, तीसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक कक्षा 4 में पढ़े हुए, कक्षा 8 में भी है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स, है ना। पूर्णांक क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक 2 तरीके का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। और एक चीज और, 0, जैसे हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या में क्या क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एक 0 होगा। जी, ऐसे पूर्णांक में क्या क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 0 होगा, और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इन 3 प्रकार की संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि a set of those numbers which includes positive integers, negative integers as well as 0, that is called integers। यानी कि
पूर्णांक को हम बोल सकते हैं आई से डिनोट कर लें, काम चलाने के लिए आई से डिनोट कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो -4, -3, -2, -1, फिर तो 0 आ जाएगा। जी 1, 2, 3, ये क्या दिखाना चाह रहा है, पीछे ये क्या दिखाना चाह रहा है कि 0 से पहले जितनी संख्याएं होंगी वो सारी ऋणात्मक होंगी। जी -1, -2, -3, -4, -5, इसलिए इस तरफ बिंदु लगेगा। और 0 की इधर 1, 2, 3 पूरी प्राकृतिक संख्या है, यानी पूर्णांक संख्याओं में सारी धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, सारे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे और 0 हो जाएगा। और 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब पूर्णांक में 2-3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ कि -2 बड़ा है कि -5, ये बताएंगे। -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -2 -2 बड़ा है, गुड, -2 बड़ा है ना। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? -1 नहीं निकाला जा सकता। अच्छा सब कह रहे हो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जो है -1 है, तो क्या उससे बड़ी 1 नहीं है? है -1 बड़ी कि 1 बड़ी है? एक बड़ी है। अब कह लो एक बड़ी, एक सबसे बड़ी पूर्णांक है, तो जी 1 बड़ी है कि 2 बड़ी है? 2 ही यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं निकाला जा सकता है जी ना। यानी द बिगेस्ट इंटीजर्स कैन नॉट बी फाउंड, द बिगेस्ट नंबर इंटीजर्स, नंबर्स नहीं, द बिगेस्ट इंटीजर्स कैन नॉट बी फाउंड फाउंड। अच्छा इसमें से सबसे छोटा इंटीजर्स कौन सा है? सबसे छोटा पूर्णांक 0 0 सबसे छोटा पूर्णांक है? 0 सबसे छोटा पूर्णांक है? अगर 0 सबसे छोटा पूर्णांक है तो -1 उससे भी छोटा पूर्णांक है, -3 उससे भी छोटा पूर्णांक है, ऐसे से चलते चले जाए। यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो कैन नॉट बी फाउंड जी ना। द बिगेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी फाउंड और द लोवेस्ट इंटीजर ऑल्सो कैन नॉट बी फाउंड। और एक निष्कर्ष निकला था कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि 0 अपने आप में न्यूट्रल है। 0 मतलब 0 है, गोला। तो ये हो गया अपना पूर्णांक। अब अगली चीज है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या में क्या क्या होगा? परिमेय संख्या में सारे प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे, सारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे। यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए परिमेय नंबर। सभी होल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है, सभी इंटीजर्स भी एक परिमेय संख्या होती है। यानी कि हम कह लें अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 एक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, हाँ लेकिन 2 एक परिमेय संख्या भी है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। जी ऐसे ही 2 एक पूर्ण संख्या है जी इसके अलावा प्राकृतिक संख्या भी है, इसके अलावा परिमेय संख्या भी है। 2 एक पूर्णांक भी है। ऐसे एवरी होल नंबर इज ए परिमेय संख्या है। यानी कि जैसे 0 भी एक होल नंबर होता है ना, तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है क्योंकि प्रत्येक होल नंबर भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। यानी 0/1 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, मीन्स एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब प्रत्येक इंटीजर्स जो है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है। जी यानी कुछ ना कुछ अंश में होगा और कुछ ना कुछ हर में होगा। अगर हर में कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। अगर हर में कुछ नहीं लिखा होगा तो उसको 1
हर मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नीचे वाला है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो। क्यू एक तो हो सकता है लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यू ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर क्यू ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना सकते हैं, उसको बोलते हैं समवर्ग प्रगुण, जो कि आगे सीखेंगे कक्षा 9 में ही है सारे। ये जो वास्तविक संख्या है इसके 5-6 प्रगुण होते हैं, तो वो 5-6 प्रगुणों को भी देखेंगे इसी में ही। तो ये परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा जी। और दूसरा है अपरिमेय संख्या। पांचवा कह लें वास्तविक संख्या में, पांचवा है अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलें, इर्रेशनल नंबर, IRRATION, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब वे संख्या है जो रैशनल नंबर नहीं है। यानी जो रैशनल नंबर है वो तो रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे, है ना। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं अभी ज़्यादा, कुल मैं कितने जान लो कि रैशनल नंबर इर्रेशनल वो है जो रैशनल नहीं है। रैशनल कौन सी नहीं है वो आगे देखेंगे। जैसे परिमेय संख्या मान लो इसे 2/3 है, 2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है जी। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको जब हम दशमलव में निकालेंगे तो वो अशांत आवर्ती दशमलव में निकलेंगे, यानी अनंत दशमलव में निकलेंगे, यानी कि इनफाइनाइट फॉर्म में निकलेंगे। तो वो सारी अपरिमेय संख्या होती है, आगे उसको विस्तार से समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, यानी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन पांचों प्रकार की संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ आइए जी, तेज है। तो अब वास्तविक संख्याओं के प्रगुण कुछ हैं। क्या है? प्रगुण। तो लिख लें इधर, वास्तविक संख्याओं के प्रगुण, प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अंग्रेजी में लिख देंगे, अंग्रेजी आवत है मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज को बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल नंबर्स या रूल ऑफ रियल नंबर्स। 5-6 रूल है सिंपल सा जी, जो कक्षा 9 की पाठ्यक्रम में है। पहला रूल है संवरक नियम। क्या है? संवरक नियम। संवरक नियम का सीधा सीधा मतलब है कि यदि हर ऋणात्मक है, यानी यदि हर क्यू जो है वो ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना दें, यानी कि इसको हम -p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी हर को धनात्मक बना देना ही संवरक नियम है, सिंपल सा। क्यू हमेशा क्या होता है? जितने भागों में बांटा जा रहा है, यानी p होता है फल, q होता है आदमी, या वे संख्याएं जितने भागों में इस फल को या वैल्यू को बांटा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ समझने के लिए आदमी लिख दें, या वे संख्याएं जितने भागों में बांटा जा रहा है। तो q यानी कितने भागों में बांटा जा रहा है, कितने आदमियों में बांटा जा रहा है, ये हमेशा धनात्मक होगा। जैसे मान लो 4 किलो फल है, इसको 5 भागों में बांटा जा रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन 4 किलो फल है, इसको -5 लोगों में बांटा जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आता है। इसलिए हर को हमेशा धनात्मक बना देते हैं। यदि वो ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना देंगे, और ऊपर वाला ऋणात्मक कर दिया, तो इसे बोलते हैं संवरक नियम। सिंपल सा, समझा जी। दूसरा नियम है वास्तविक संख्याओं के, दूसरा प्रगुण क्या है या कैरेक्टर क्या है? क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर, और विनिमय मतलब होता है जैसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना देना, उसको बोलते हैं विनिमय, ठीक है। और नियम मतलब नियम, यानी जैसे मान लो कोई संख्या है x और कोई संख्या y, इसको जोड़ा जा रहा है, तो जो हमें उत्तर मिलेगा वो उत्तर अगर y + x करेंगे तो वही मिलेगा। यानी उसको उलट पलट के, उसके विनिमय को एक दूसरे से ले दे करके, उसके ऑर्डर को चेंज करके, क्रम को बदल करके भी अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमें वही मिलेगा। मान लो c मिलेगा, तो इसको x + y जोड़ेंगे, मान लो c मिल रहा है, तो y + x जोड़ेंगे तब भी c मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम।
और क्रम विनिमय नियम में 2-3 बातें ध्यान रख लें कि क्रम विनिमय हमेशा योग में काम करता है। योग में क्रम विनिमय नियम काम करता है, यानी कि 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनको आपस में जोड़ा जा रहा है, तो इसमें क्रम विनिमय नियम काम करेगा। यानी कि x 2 धन 3 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और 3 धन 2 करेंगे तभी 5 मिल जाएगा। यानी कि योग अगर कर रहे हैं उसमें क्रम का विनिमय कर रहे हैं, तब तो क्रम विनिमय नियम काम करेगा। लेकिन अगर घटाव कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, घटाव बोलेंगे, घटाव में क्रम विनिमय नियम काम नहीं करता है। यानी कि एक्स माइनस वाई करें और फिर हम y माइनस एक्स करें, तो दोनों उत्तर आपस में बराबर नहीं आएंगे। यानी x माइनस वाई विल नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसका मतलब कि जैसे 4 में से मान लो 3 घटा दिए 1 मिलेगा जी, और 3 में से 4 घटा दिए तो -1 मिलेगा। यानी उत्तर एक समान नहीं मिला। यानी कि घटाव का क्रम विनिमय नियम काम नहीं करता है। यानी क्रम विनिमय नियम घटाव में काम नहीं करता है। योग में काम करेगा, घटाव में काम करेगा, घटाव में काम नहीं करेगा, और गुणा में काम करेगा। गुणा में काम करेगा, क्रम विनिमय नियम गुणा में काम करेगा, भाग में भी नहीं करेगा, और भाग में काम नहीं करेगा। दो में क्रम करेगा, विनिमय दो में नियम नहीं करेगा, भाग में भी काम नहीं करेगा। दो में करेगा, दो में नहीं करेगा, 2 में करेगा, 2 में नहीं करेगा। और और क्या है, वास्तविक संख्या के तीसरा एक और प्रगुण है। सूत्र ना था। हाँ, एक और प्रगुण, नहीं, एक प्रगुण है जिसको बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एसोसिएशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी, डबल ऐसा नहीं है, एसोसिएटिव ला प्रॉपर्टी या लॉ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, रूल बोल रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है इसमें 3 संख्या, क्रम विनिमय में 2 संख्याओं का क्रम इधर उधर कर रहे थे जी, 2 संख्याओं के क्रम का विनिमय कर रहे थे जी, लेकिन साहचर्य प्रगुण में 3 संख्याओं के क्रम का विनिमय करेंगे। ठीक है, इसमें कितनी संख्या होंगी? इसमें कम से कम 3 संख्या होंगी। कम से कम क्या? कम से कम और अधिकतम 3 ही संख्याएं होंगी इसमें। साहचर्य प्रगुण योग में काम करता है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही आएगा। तो x प्लस जेड करके फिर y जोड़ें तब भी वही मिलेगा। जी, यानी उत्तर वही मिलेगा जो आना चाहिए। जी, यानी योग में साहचर्य प्रगुण काम करता है, घटाव में नहीं करता है, गुणा में करता है, और भाग में नहीं करता है। से क्या है के बारे में? तो समूरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। जी। चौथा नियम क्या है? तत्समक अवयव। वास्तविक संख्याओं का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव तत्समक अवयव मतलब क्या होता है? तत्समक 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, तत् और सम, समक। यानी कि तत् मतलब उसकी जैसा दिखाई देना, उसकी जैसा दिखाई देना, उसके पैसा लिख देना, उसकी जैसा दिखाई देना या उसके जैसा दिखाई देना। ठीक ना? उसके जैसा दिखाई देने वाला अवयव जो है उसी को बोलते हैं तत्समक अवयव। यानी जिस अवयव के कारण किसी संख्या को वैसे का वैसे ही दिखाया जा रहा है तो वो होता है तत्समक अवयव। ठीक है जी। तत्समक अवयव 2 चीज में काम करता है, एक जोड़ में, योग में काम करेगा, जोड़ में, एक गुणा में काम करेगा। जी। योग में कैसे काम करेगा? इसको बोलते हैं योग का तत्समक अवयव। जी। योग का तत्समक अवयव हमेशा 0 होता है। जी। यानी कोई संख्या अगर x है जी, तो उसकी जैसा संख्या दिखाई देना, यानी x ही दिखाई देना। ये कब दिखाई देगा? जब x में 0 जोड़ देंगे। जी। तत्समक मतलब उसकी जैसा दिखाई देना। थक गएगा? तत्समक मतलब उसकी जैसा दिखाई देना। तो योग में तत्समक का अवयव 0 होता है। जी। यानी कोई अगर परिमेय संख्या या कोई संख्या x है या कोई वास्तविक संख्या x है, उसके जैसा दिखाई देना कब होगा? जब उस संख्या में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ देंगे तो तत्समक हो जाएगा, उसके जैसा दिखाई देने लगेगा। जी। इसी को बोलते हैं योग का तत्समक अवयव।
एक होता है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव हमेशा एक होता है। इसका मतलब ये कोई संख्या मान लो y है, y फिर से y ही दिखाई दे, ऐसा कब होगा? जब y में एक का गुणा किया जाए, वाई कम वाई। तो इसको बोलते हैं गुणा का तत्समक अवयव। एक होता है प्रतिलोम। ये चौथा था, पांचवा प्रगुण। वास्तविक संख्या का पांचवा प्रगुण होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम। प्रतिलोम की इंग्लिश इनवर्स, इनवर्स। INVERSE, इनवर्स। प्रतिलोम भी दो तरीके का होता है। एक होता है योगात्मक प्रतिलोम, एक होता है ऋणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा। या कह लें विलोम। प्रतिलोम मतलब विलोम, यानी कि अपोजिट। योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या हुआ? ये कोई योगात्मक प्रतिलोम मतलब होता है कोई संख्या है, इसका हमें प्रतिलोम दिखाई दे, यानी कि -x दिखाई दे ना। योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि एक संख्या प्लस में है तो वो हमें माइनस में कर देना है, तो हो गया योगात्मक प्रतिलोम। उत्तर योगात्मक प्रतिलोम का गुण क्या होता है कि जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं उन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो उत्तर में 0 प्राप्त होगा। जी। जैसे प्लस का योगात्मक प्रतिलोम माइनस होता है, माइनस का योगात्मक प्रतिलोम प्लस होता है। 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा, -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होगा। यानी प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, माइनस में तो प्लस में कर देंगे। इसी को बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जी। योगात्मक प्रतिलोम में जिस संख्या का निकाल रहे हैं और जो संख्या योगात्मक प्रतिलोम निकल रही है उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उत्तर हमें 0 प्राप्त होता है। जी। यानी कि x में उसके योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -x को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी को बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जी। और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जी। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें देख लें, जैसे कोई संख्या है y, तो y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/y। 1/y, 2/y। अब कोई परिमेय संख्या मान लो है p/q, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? q/p। यानी गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि जो परिमेय संख्या है या जो भी वास्तविक संख्या है उसको उलट देना, ऊपर नीचे कर देना। जी। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है जी। या हो सकती है हो सकता ना, तो उसके परिमेय संख्या जो अंश है उसको हर अंश में कर देना, वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है जी। अब गुणात्मक प्रतिलोम का एक गुण क्या होगा? एक कि जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, जैसे y का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, क्या निकला? 1/y निकला। इन दोनों संख्याओं को आपस में अगर गुणा करेंगे तो उत्तर 1 मिलेगा। जी। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम का एक गुण, और ये होता है योगात्मक प्रतिलोम का एक गुण। अभ्यास पे एक और गुण है जिसको बोलते हैं प्रसार नियम। क्या बोलते हैं? प्रसार नियम। प्रसार नियम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ बोल लिया अगर पढ़े होगा तो। हाँ ला जानते हैं प्रसार नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल लिया या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स रूल, कुछ भी। प्रसार नियम गुणा में होता है हमेशा। प्रसार नियम हमेशा किस में होता है? गुणा में होता है और किसी में नहीं होता। अब गुणा में कैसे होता है? जैसे मान लो कोई एक परिमेय संख्या या कोई एक वास्तविक संख्या x है, इसका गुणा हो रहा है y + z में, तो इसका प्रसार कर देंगे, फैला देंगे। कैसे? x का गुणा y में कर देंगे और बीच का चिन्ह उतारेंगे, x का गुणा z में कर देंगे, यानी इसका गुणा इसमें धन, इसका गुणा इसमें। इसी को बोलते हैं प्रसार नियम। ऐसे ही माइनस में मतलब गुणा तो हमेशा ही होगा, यहाँ पे गुणा हमेशा ही लगा रहेगा। अगर प्लस यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस लगा देते हैं जी। मान लो y - z होता तो कहीं दे यार, मैं कभी तो कभी देख ही ना रहा। y - z ऐसे है तो क्या करेंगे? x × y - x × z, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। इसे बोलते हैं प्रसार नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो योगात्मक प्रतिलोम की इंग्लिश क्या होगी? एडिटिव, इनवर्स,
अब गुणात्मक प्रतिलोम की इंग्लिश क्या होगी? मल्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी। मल्टीप्लिकेटिव आई हेट यू। इनवर्स। बंदे की मानो। अगला टॉपिक है संख्या रेखा, इसी जी। क्वेश्चनों में पहले पाठ में। ठीक जी। अभ्यास एक से पहले जी जी। संख्या रेखा। रेखा अंग्रेजी में बोलेंगे इसे नंबर लाइन। नंबर लाइन। लाइन। नंबर लाइन में तीन चीजें होंगी, एक होगा जीरो, जी। एक होगा धनात्मक संख्या, एक एक होगा ऋणात्मक संख्या। जी। धनात्मक संख्या में धनात्मक परमेय संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या, और एक जीरो। यानी इन तीनों प्रकार के नंबरों को, यानी जब वास्तविक संख्या को संख्या पर रेखा पर अंकित किया जाता है तो उसको संख्या रेखा कहते हैं। जी ठीक है। जैसे मान लिया किताब में एग्जाम्पल बटेगा 8/7 को दिखाइए और -8/7 को दिखाइए, कैसे दिखेगा? इसे एक है, ये जीरो है, इधर के लिए 8/7 और -8/7 को संख्या रेखा पर दिखाइए तो प्लस में, तो 1/7, 2/7, 3/7, 8/7 दिखाई दे। -8/7 तो -1/7, -8/7 दिखाई दे। लेकिन अगर कोई दो परमेय संख्या ऐसी है जिसका हर बराबर नहीं है, मान लो 1/2 एक परमेय संख्या है, 1/-3 एक परमेय संख्या है। अब कह रहे हैं इस पे संख्या रेखा पर दिखाइए, तो कैसे करेंगे? जब इन दोनों के वो बराबर थे, क्या बराबर थे? हर बराबर थे, तब हम दिखा लेते, ये 8/7 है, ठीक है ना। जब दोनों के हर बराबर थे तो हम दिखा लिया आराम से। लेकिन जब दोनों के हर बराबर नहीं होंगे तो हम संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले इन दोनों हर को बराबर कर लेंगे आराम से, इन दोनों हर को बराबर कर लेंगे, उसके बाद संख्या रेखा पर दिखाएंगे। जी। बराबर कैसे होगा? 1/2 में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और 1/-3 में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब सेम, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही की वही रहेगी अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जा रहा है तो ये जाएगा 3 कलम 3, 3 दूनी 6, ये जाएगा 2 कलम 2, 3 दूनी 6 ना। ऊपर कर दिया मतलब समवर्ग प्रकोण से। अब ये हर सेम मिल गया, अब संख्या रेखा पर आराम से दिखा लेंगे। ये 0 हो गया, -1/6, -2/6 जी, ये -3/6 जी, इस तरीके से 3 विस्थापन। तो अगर हर बराबर मिला तो आराम से, नहीं मिला तो करके जी ठीक। और परमेय संख्याओं में सभी, मतलब संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को अंकित किया जा सकता है आराम से जी। यानी एवरी रियल नंबर कैन बी इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होगी, परमेय संख्या भी होगी। परमेय संख्या दिखा लिया, अपरिमेय संख्या भी दिखा सकते हैं। कैसे? अपरिमेय दिखाए तो वो परमेय संख्या है ना, परमेय संख्या, ये सारी परमेय संख्याएं हैं जी है। अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं, वो कैसे है? बुक में ही एग्जांपल दिया हो, उसी से ही देख लेंगे आराम से। जैसे मान लो ये एक संख्या रेखा है, यानी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाया जाता है जी? या क्या संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या भी हो सकती है? तो हो सकती है। कैसे हो सकती है देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो ये एक रेखा है जिसपे 0 है, 1 है जी, 2 है जी, 3 है जी, और भी है मान लो। तो 0 से 1 तक बढ़े जी, तो हमें मिल कि इतने मात्रक हम धनात्मक दिशा में बढ़ गए। अब मान लो जितने मात्रक हम इधर आए उतने मात्रक, जैसे x और y अक्ष होता है ना, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है जी, और ये 0 मतलब ओरिजिन होता है जी, मूल बिंदु। जब संख्या रेखा हम बोलते हैं तो इसका मतलब x अक्ष की हम बात करते हैं, और जब हम कार्तीय तल बोलते हैं तो इसका मतलब x अक्ष और y अक्ष दोनों की बात करते हैं। यानी इसमें ऊपर नीचे जाने की भी प्रक्रिया होती है। तो संख्या रेखा पर पहले x अक्ष में एक मात्रक धनात्मक दिशा की ओर गए, फिर यहीं से एक मात्रक हम धनात्मक y अक्ष पर गए, ठीक है जी, और फिर इन दोनों को मिला दिया, त्रिभुज बन गया। तो बन गया एक त्रिभुज, और यहाँ पर बन गया समकोण
जी 90 अंश का, 90 अंश का। यानी कि हम बाहर अगर निकालें जी तो ये हो गया मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है मान लो, जी। और ये 90 अंश का है। ये 90 अंश का कौन है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय। और ये एक मात्रा किधर आए थे? ये एक मात्रा किधर आए थे? जी यानी इसकी लंबाई 1, इसकी लंबाई 1। जी। पाइथागोरस प्रमेय मतलब होता है कर्ण पे बना वर्ग। कौन? ये कर्ण होता है, ठीक ना? इसको बोलते हैं कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पे बना वर्ग प्लस आधार पे बना वर्ग। लंब टिकर लाल बटे आधार पर बना वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना ही है, लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया दो मतलब 1 के नमे 1 का नमे 1, एक का नाम 1 प्लस यानी 2। 2। कर्ण स्क्वायर बराबर 2, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √2। जी जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा। जी। तो कर्ण बराबर हो गया √2, मतलब कि ये हो गया √2, इसकी वैल्यू हो गई √2। अब हम क्या करेंगे, इधर गोले प्रकार का जो नोक होगा इसको रखेंगे 0 पे, जी और उस पर पेंसिल फंसाएंगे। कितनी मात्रा की दूरी बनाएंगे? 1 मात्रा की दूरी बनाएंगे। 1 मात्रा की जब दूरी बनाएंगे तो वो यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा, है ना? तो 1 मात्रा की दूरी बनाए यहाँ पर, जी। और फिर इधर से एक चाप बनाए। चाप मतलब आर्क इंग्लिश में बोलते हैं। आर्क। चाप मतलब इंग्लिश में होते हैं ARC, आर्क। आर्क है ना? एक आर्क लिए कितना? √2 मात्रा का एक आर्क लिया। √2 मात्रा का एक आर्क लिया। इधर चौक रखे हैं इसका सुई वाला, जी इधर रखे √2 नाप करके इस पर, और फिर यहाँ से एक आर्क लगाएं, ये आ गया जी। यहाँ पर। अब यहाँ पर जहाँ पर आया इसको मान लिए बिंदु x। तो इस बिंदु x का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? A1 √2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 1 है, जी लेकिन जब हम कर्ण निकाले तो ये √2 आ गया था, जी। और √2 नापे और नाप करके एक आर्क लगाए। तो आर्क का एक बिंदु यहाँ पर भी मिलेगा, एक बिंदु इस रेखा पर भी तो मिलेगा जी। यानी √2 मात्रा का एक बिंदु हमें इस रेखा पर भी मिल गया। जी। और √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। इसका मतलब ये कि एक इर्रेशनल नंबर को भी संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। ये हमें दिखाना था कि क्या एक इर्रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, तो दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से √3 भी हो सकता है। जी √2, √3, √5, √7, जी। इन सारे को ही संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखें जी कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जी वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्या के क्या प्रगुण होते हैं, जी और संख्या रेखा क्या होता है, और क्या संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाया जा सकता है। जी। अगले में सीखना है क्या कि दशमलव डेसिमल यानी कि डेसिमल कितने तरीके का होता है, आवर्ती क्या होती है, दशमलव का प्रसार कितना हो सकता है, परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करेंगे, ये सारे आगे सीखेंगे। जी।